स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 3.4 के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 3.4 के सवालों को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है बताइए कथन सत्य है या असत्य है। हमें सत्य और असत्य कथन बताने हैं। तो चलिए आप लोग देखिए इसमें फर्स्ट नंबर में ए में सभी आयत वर्ग होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप जरा सोच करके बताइए क्या सभी आयत वर्ग होते हैं। तो एक कथन हमारा क्या है, असत्य है ना। सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते। हाँ, सभी वर्ग हमारे आयत हो सकते हैं। जैसे समझा दें आपको, आपने आयत बनाने स्टार्ट किए। आयत तो बनाना ही आप जानते हैं। आपने कुछ इस तरीके से बनाया। आयत में होता क्या है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो आपको ध्यान देना आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और ये जो एंगल हैं ये 90 डिग्री के होने चाहिए। ठीक है, एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो और आमने सामने की भुजाएं 90 डिग्री हो। तो आप आयत बनाते चले गए। आपने एक आयत ऐसे बना दिया। भाई सम्मुख भुजा बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। देखिए हम आयत में बना रहे हैं तो क्या ए वर्ग है? नहीं है। ए भी आयत है लेकिन क्या वर्ग है? नहीं है। लेकिन ए आयत भी है, वर्ग भी है। ठीक है, तो सभी वर्ग, आप कोई भी वर्ग बना लो, सम्मुख भुजा बराबर होगी, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा, तो सभी वर्ग आयत होता है लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। तो ये कथन हमारा कैसा है? सत्य है। समझ गए? चलिए आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या कहा जा रहा है। अगले क्वेश्चन को आप पढ़िए। इसमें कह रहा है सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो स्टूडेंट हाँ, एक कथन हमारा क्या है? सत्य है। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। समांतर चतुर्भुज होने के लिए आपको क्या चाहिए? अगर आपने समांतर चतुर्भुज को पिछली क्लासेस में अच्छे से पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि कोई भी चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज जब होता है तब होता है जब उसकी सम्मुख भुजाएं क्या हो? समांतर हो। तो जो हमारा समचतुर्भुज होता है ना, तो समचतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो ये हमारा क्या होगा? कथन सत्य है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सी में सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। सभी वर्ग आप बना लीजिए। चलिए ये हमारा क्या हो गया? वर्ग हो गया। यहाँ पर ये जो आप आकृति देख रहे हैं ये हमारा क्या है? वो एक वर्ग है। सभी वर्ग समचतुर्भुज, समचतुर्भुज होने के लिए क्या चाहिए? सम्मुख भुजाएं बराबर होनी चाहिए और समांतर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए ए भुजा इसके बराबर है। ए भुजा, भाई जो हमारा समचतुर्भुज होता है उसमें क्या होता है कि सारी भुजाएं एक माप की होती हैं। जैसे आप वर्ग है ना, तो वर्ग को यहीं से पकड़ के ऐसे पुश करिए तो कुछ आपकी आकृति इस तरीके से बन जाएगी। देखिए इस तरीके से वर्ग को आप ऐसे करोगे ना, कोई बॉक्स लीजिए, आप ऐसे कोने से धक्का दीजिए तो कुछ रिटार्डेड हो जाएगा वो। तो वही जो होता है वही हमारा समचतुर्भुज होता है। ठीक है, तो प्रत्येक भुजा बराबर होती है और समांतर होती है। तो वर्ग में भी प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर भी होती हैं। तो प्रत्येक वर्ग हमारा क्या होता है? एक समचतुर्भुज ही होता है। और आयत भी होते हैं क्योंकि आयत नहीं होते। ठीक है, तो ये हमारा कथन कैसा आ सकता है? सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते। अच्छा, वर्ग की बात कही जा रही। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रत्येक वर्ग हमारा आयत होता है और समचतुर्भुज भी होता है। हमारा कथन क्या है? सत्य है। आगे देखिए डी में सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। तो समांतर चतुर्भुज होने के लिए क्या चाहिए? सम्मुख भुजाएं समांतर हो। तो कोई भी वर्ग आप बना लो, सम्मुख भुजा तो समांतर होगी ही होगी। तो एक कथन क्या दिया गया? असत्य दिया गया, क्योंकि सभी वर्ग हमारे समांतर चतुर्भुज होते हैं। चलिए ई में देखें सभी पतंगे
समचतुर्भुज होती हैं। तो स्टूडेंट, समचतुर्भुज होने के लिए क्या चाहिए? सभी भुजाएं बराबर माप की होनी चाहिए और समांतर होनी चाहिए। जबकि ये जो पतंग होता है ना, पतंग हमारा कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। पतंग में सारी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, केवल ए वाली भुजा इसके बराबर होती है और ए वाली भुजा इसके बराबर होती है। तो सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं, ऐसा कह रहा ना कि ये कथन क्या है? असत्य है। चलिए, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। हाँ, आप कोई भी समचतुर्भुज बना लो, वो पतंग हो जाएगी। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। अब समलंब होने के लिए क्या चाहिए? समलंब होने के लिए क्या चाहिए? देखिए, समझिए हमारे पास कोई भी चतुर्भुज है, अगर उस चतुर्भुज की, देखिए 4 भुजाएं होती हैं चतुर्भुज में, सम्मुख भुजा का कोई एक युग्म समांतर हो, जैसे या तो ये दोनों समांतर हो जाए या फिर ये दोनों समांतर हो जाए, तो जो हमारा चतुर्भुज होता है वो समलंब चतुर्भुज होता है। अगर कोई भी चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर है, तो वो जो चतुर्भुज है वो हमारा समलंब कहलाता है। अब देखिए आप क्या कह रहा है इसमें, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। तो देखिए कोई भी समांतर चतुर्भुज आप बनाओगे तो उसमें सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर होता है। समांतर चतुर्भुज में सारे युग्म समांतर होते हैं, लेकिन हमें एक युग्म चाहिए, तो कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, तो हम कह सकते हैं सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। ठीक है, चाहे आप आयत की बात कर लो, चाहे आप वर्ग की बात कर लो, चाहे आप समचतुर्भुज की बात कर लो, ये सब हमारे क्या होते हैं? ये सब हमारे समांतर चतुर्भुज ही हैं और ये सब समलंब भी है। ठीक है, ये कथन क्या है? सत्य है। अगर आप लोगों ने पिछली क्लासेस को डिटेल में पढ़ा होगा तो सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे। सभी वर्ग समलंब होते हैं। जी हाँ, सभी वर्ग समलंब होते हैं, क्योंकि समलंब होने के लिए चाहिए क्या? सम्मुख भुजा का कोई भी एक युग्म समांतर होना चाहिए। भाई वर्ग में दोनों युग्म समांतर होते हैं, तो सभी वर्ग हमारा क्या होता है? समलंब होता है। ठीक है, और इस तरीके से जो हमारा प्रश्न संख्या 1 था, मैं इसको हल कर लिया है। चलिए हम लोग दूसरे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं दूसरे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। प्रश्न संख्या 2 को आप पढ़िए। इसमें कह रहा है उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए। उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों। चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों ए में, तो आप उस चतुर्भुज का नाम बताइए जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। स्टूडेंट, पहला हमारा क्या हो जाएगा? वर्ग। वर्ग में आप लोग क्या देखते हैं कि जो भी भुजाएं होती हैं सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं। और दूसरा आप क्या देखोगे समचतुर्भुज को। जो हमारा समचतुर्भुज होता है, वर्ग को ऐसे थोड़ा सा धक्का देके बनाते हैं, सारी भुजाएं बराबर माप की होती हैं। हमारे पास कोई बॉक्स नहीं तो हम आपको दिखाते। आप समझिए, ये हमारा क्या है, इसमें पूरा दिखेगा भी नहीं। ठीक है, चलिए आप लोग कोई बॉक्स लेना, उसको थोड़ा सा ऐसे दबा के देखना कि थोड़ा ऐसे तिरछा कोनी बन जाता है ना, तो ये हमारा क्या होता है? समचतुर्भुज। ध्यान से देखिए, हाँ, सभी भुजाओं की लंबाइयाँ क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। चलिए आगे देखिए, उन सभी चतुर्भुजों को पहचान कीजिए जिसके 4 समकोण हो, जिसमें 4 समकोण हो। आप बताइए, जब हम वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण। तो पहली आकृति वर्ग हो गई, और बताइए दूसरी आकृति हमारी किसकी हो जाएगी? आयत की, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण भी कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री समकोण होता है। और कोई चतुर्भुज आप सोचिए तो नहीं सोच पाओगे। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं तीसरे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तीसरे नंबर में कह रहा है एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो स्टूडेंट, जो भी हमारा समांतर चतुर्भुज होता है
समांतर चतुर्भुज के अंदर जो जो भी आएगा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, चाहे वर्ग की बात करें, चाहे आयत की बात करें, चाहे समांतर चतुर्भुज की, चाहे फिर हम बात करें समचतुर्भुज की। सारे विकर्ण, जो विकर्ण है, एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो एक ही बताना है, कोई एक नाम लिख दीजिए आप। चलिए वर्ग, ठीक है। आप आयत भी लिख सकते हैं। जो भी समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। चलिए, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। जब स्टूडेंट हम लोग वर्ग बनाएंगे, ठीक है, वर्ग, तो जो वर्ग होता है, वर्ग के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। भाई सब देखिए, ए वाला भाग इसके बराबर होगा, ए वाला भाग इसके बराबर होगा, और ये जो कोण है ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं। या फिर अगर आप लोग समचतुर्भुज बनाते हैं, समचतुर्भुज बनाइए। एक आप समचतुर्भुज बनाइए। समचतुर्भुज में सारी भुजाएं बराबर होती हैं। आपको स्केल से बनाओगे तो अच्छे से बनेगा। ये जो विकर्ण है, ए बी विकर्ण है, ए विकर्ण देखिए परस्पर एक दूसरे को काट रहे हैं। ए वाला भाग इसके बराबर होता है, ए वाला भाग इसके बराबर होता है। तो विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा वर्ग होता है, समचतुर्भुज होता है, इसके विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लंब भी होते हैं। यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90। तो ये एंगल 90 डिग्री का बनता है, ठीक है, समझ गए। अब क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण बराबर हो, जिसके विकर्ण बराबर हो। तो स्टूडेंट, हमारी आकृति क्या होती है, वर्ग की। वर्ग का जैसे देखिए, ए क्या होगा, बराबर होते हैं भाग। यहाँ पर देखिए, जैसे आप कोई वर्ग बनाओगे तो वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ए समझिए, ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। ए सी और बी डी क्या है, विकर्ण है। तो जो ए सी विकर्ण है वो बराबर होता है बी डी के, ठीक। तो एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण बराबर हो, तो हमारा चतुर्भुज क्या होता है, वर्ग होता है। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट। तो अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग। स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ दिया, क्या लगता है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी समझ लीजिए। पहले हमने 1 नंबर को किया, फिर 2, फिर हम 4 कर ले गए। तो चलिए 3 वाले को देख लेते हैं। बताइए कैसे एक वर्ग चतुर्भुज है। एक वर्ग चतुर्भुज कैसे है भाई, चतुर्भुज किसे कहेंगे, ऐसी ऐसा जिसमें 4 भुजाओं वाली आकृति चतुर्भुज कहलाती है। तो वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, इसलिए वर्ग क्या है, चतुर्भुज है। चलिए यहाँ पर कारण लिख दे रहे हैं, क्योंकि वर्ग 4 भुजाओं से बनी एक बंद आकृति है। कारण समझ गए आप लोग। दूसरा, एक समांतर चतुर्भुज है। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज कैसे है, आप बताइए। समांतर चतुर्भुज होने के लिए क्या चाहिए, सम्मुख भुजा का प्रत्येक युग्म समांतर हो। तो लिखिए चूंकि, लिख दीजिए, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक सम्मुख भुजाएं, प्रत्येक सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। देखिए कैसे, जैसे हमारी आकृति समझिए वर्ग है, ठीक है। तो सम्मुख भुजा, अगर हम सम्मुख भुजा की बात करें तो ए बी की सम्मुख भुजा कौन सी है,
सी डी है, ठीक है। ए बी के सम्मुख भुजा कौन सी है? सी डी है। और अगर हम लोग ए डी के सम्मुख भुजा की बात करें तो बी सी है। तो जो हमारा ए बी है वो समांतर होता है सी डी के, और जो हमारा ए डी है वो समांतर होता है किसके? बी सी के। तो सम्मुख भुजा का प्रत्येक युग्म अगर समांतर है तो जो आकृति होती है वो समांतर चतुर्भुज की होती है। तो एक क्वालिटी वर्ग में भी होती है, इसलिए वर्ग हमारा क्या होता है? एक समांतर चतुर्भुज। चलिए तीसरे नंबर को ध्यान से देखिए। एक समचतुर्भुज, जो हमारा वर्ग है वो एक समचतुर्भुज कैसे है स्टूडेंट? क्योंकि इसके जो विकर्ण हैं, वर्ग के अगर हम विकर्ण की बात करें तो वर्ग के विकर्ण लंब समद्विभाजक होते हैं। लिखिए क्योंकि, और समचतुर्भुज के विकर्ण भी लंब समद्विभाजक होते हैं, वर्ग के भी होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा वर्ग है वो क्या है? एक समचतुर्भुज भी है, क्योंकि वर्ग के विकर्ण लंब समद्विभाजक हैं, होते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं चौथे नंबर को। एक आयत। अब आपको बताना है कि वर्ग हमारा एक आयत कैसे होता है। आयत होने के लिए क्या चाहिए आप बताइए। भाई कोई भी आकृति, चार भुजाओं से बंद आकृति आयत कब होती है? जब आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, सम्मुख भुजाएं बराबर हो, ए वाली भुजा इसके बराबर हो और ए वाली भुजा इसके बराबर हो, तथा जो कोण है 90 डिग्री होनी चाहिए, समकोण होने चाहिए। तो वर्ग में भी एक क्वालिटी होती है। देखिए जैसे आपने कोई वर्ग बनाया, समझिए ये हमारा वर्ग होगा, तो वर्ग में क्या है? सम्मुख भुजाएं बराबर हो रही कि नहीं? ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो रही हैं, प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री है। अगर हमारे पास कोई आयत है जिसकी सारी भुजाएं एक माप की हो जाए तो आयत हमारा वर्ग बन जाता है। तो बस यही बात है, यहाँ पर लिखिए क्योंकि वर्ग के वर्ग का प्रत्येक कोण वर्ग के आमने सामने की भुजाएं बराबर माप की तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक कोण समकोण होता है, ठीक है। समझ गए कारण? और इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था हमने इसको भी सॉल्व कर लिया है। 4 नंबर स्टूडेंट हम लोग सॉल्व कर ही चुके हैं, देख लीजिए। चलिए अब हम लोग 5वें नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 5वें नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स 5वें नंबर को ध्यान से देखिए। हमें बताना है, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है, ठीक है। स्टूडेंट जब हम चतुर्भुज की बात करते हैं तो एक हमारे पास अवतल चतुर्भुज होता है, एक उत्तल चतुर्भुज होता है, ठीक है। तो समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग कारण बता ले जाएंगे। उत्तल होता है और दूसरा क्या होता है? अवतल होता है। स्टूडेंट उत्तल कब होगा? अगर चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण अंदर में हो, तो चतुर्भुज के प्रत्येक विकर्ण अभ्यंतर में स्थित हो, जो चतुर्भुज है उसके अंदर स्थित हो, तो इस तरीके का जो चतुर्भुज होगा वो उत्तल चतुर्भुज कहलाएगा। और अगर हमारे चतुर्भुज का एक भी विकर्ण चतुर्भुज के बहिर्भाग में है, यदि चतुर्भुज का एक विकर्ण चतुर्भुज के बहिर्भाग में स्थित हो, भाग में हो, तो इस तरीके का जो हमारा चतुर्भुज होता है वो अवतल चतुर्भुज कहलाता है। समझ गए? उत्तल और अवतल आप समझ गए। देखिए एग्जाम्पल,
जैसे हमने एक चतुर्भुज लिया और ये जो चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज को हमने नाम दिया ए बी सी डी। ये जो हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी, आप इसके विकर्ण खींचो तो विकर्ण क्या हो गया, AC हो गया। ये विकर्ण हमारा BD हो गया। ठीक है, हो गया स्टूडेंट। अब AC और BD देखिए चतुर्भुज के अंदर ही स्थित है। तो ये जो हमारा चतुर्भुज है, एक कैसा चतुर्भुज है, एक उत्तल चतुर्भुज है। अब अगर हम एक चतुर्भुज कुछ दूसरी तरीके से खींचें, समझिए ये हमारा चतुर्भुज 4 भुजाओं से बनी आकृति हो गई, 1 2 3 4 चतुर्भुज हो गया। आप इसके विकर्ण खींचिए, देखिए एक विकर्ण इसका ए भी हो जाएगा और ए विकर्ण देखिए चतुर्भुज के बहिर्भाग में स्थित है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए, लिखिए। अब बताना है कि आयत एक उत्तल चतुर्भुज कैसे है, लिखिए सॉल्यूशन। क्योंकि, कारण लिख दीजिए, क्योंकि आयत का प्रत्येक विकर्ण, आयत का प्रत्येक विकर्ण आयत के अंदर होता है। अंदर होता है, ठीक है। इसलिए एक आयत उत्तल चतुर्भुज होता है। कारण समझ गए। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो हमारे प्रश्न संख्या 5 था, हमने इसको भी सॉल्व कर लिया है।